हेनरी का नियम और उससे रिलेटेड घटनाएं, और इस बात को भी पढ़ा था कि हेनरी का नियम किन किन जगहों पर या किन किन शर्तों पर लागू होता है और किन किन शर्तों पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। तो हेनरी के नियम को पढ़ने के बाद एक और रूल की ओर चलते हैं हम लोग, एक अलग घटना की ओर चलते हैं जिसका नाम है वाष्प दाब। तो हम लोग वाष्प दाब को पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि वाष्प दाब होता क्या है, वाष्प दाब पर किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है, और फिर इसके बाद आता है वाष्प दाब पर आधारित राउल्ट का नियम। तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के आर्टिकल को वाष्प दाब के साथ। तो हम लोग अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस बात को पहचानते हैं कि वाष्प दाब होता क्या है या आप वाष्प दाब किसे कहते हैं। तो वाष्प दाब को कुछ इस प्रकार से समझते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, हम लोग को अच्छे समझ में ही आएगा। ऐसा कुछ पढ़ते स्टार्ट करते हैं कि हमने एक बड़े से पात्र को ले रखा है और हमने इसके अंदर कुछ लिक्विड ले रखा है, द्रव ले रखा है। अब अगर मैं द्रव पदार्थ की बात करता हूं तो मैंने द्रव पदार्थ का एक लेवल बना लिया, इसके ऊपर एयर है, वायु है, और इस लेयर के नीचे द्रव भरा हुआ है। बहुत सारा द्रव हमने भर दिया है। अब वाष्प दाब को पढ़ने से पहले जरूरी है कि हमें यह पता चल जाए कि वाष्प का निर्माण कैसे होता है। आपने जनरली चीजों को देखा होगा कि जब भी आप खुले बर्तन में किसी द्रव पदार्थ को गर्म करते हैं वो वाष्प के रूप में बदलने लगता है, और वाष्प में बदलने की यह घटना अनिश्चित होती है। आप जितनी देर इसको हीट करते रहोगे यह वाष्प के रूप में बदलता रहेगा और तब तक बदलता रहेगा जब तक कि पात्र में भरा हुआ द्रव पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए या पात्र में भरा पूरा द्रव वाष्प के रूप में बदल ना जाए। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि कोई भी द्रव वाष्प के रूप में बदलता किस माध्यम से है। तो द्रव को वाष्प में बदलने से पहले जरूरी ये है कि हमें एक घटना और पढ़ लेनी चाहिए कि द्रव के अणुओं के मध्य अंतर आणविक बल क्या होता है। अंतर आणविक बल का मतलब क्या होता है कि अगर हमने इस पात्र पर द्रव को भर रखा है तो इस पात्र में द्रव के बहुत सारे अणु हैं। अगर मैं देखता हूं तो इसमें पात्र में अणुओं की संख्या बहुत ज्यादा रहती है और ये सारे के सारे अणु एक दूसरे के प्रति आकर्षण बल आरोपित करते रहते हैं। अगर मैं मानता हूं कि यहां पर और इस प्रकार से हर जगह बहुत ही ज्यादा संख्या में मॉलिक्यूल है, लिक्विड के, द्रव के अणु हैं और द्रव के समस्त अणु एक दूसरे पर आकर्षण बल को आरोपित करते रहते हैं। द्रव के अणु दूसरे अणु पर जितना बल आरोपित करते हैं, आकर्षण बल आरोपित करते हैं, अंतर आणविक बल कहलाता है। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात कर लेता हूं तो मैं इस मॉलिक्यूल पर इस बात को देखता हूं क्योंकि द्रव के इस अणु के चारों ओर द्रव के अन्य अणु हैं। इस द्रव पर ये वाला भी अणु अपनी ओर आकर्षण बल लगा रहा होगा, ये वाला भी अणु अपनी ओर आकर्षण बल लगा रहा होगा, दूसरी ओर उपस्थित भी अणु आकर्षण बल लगा रहा होगा। तकरीबन सभी चारों दिशाओं में या सभी संभव दिशाओं में उपस्थित अणु इस द्रव के अणु पर कुछ न कुछ आकर्षण बल लगा रहे होते हैं, क्योंकि इस अणु पर आसपास के सभी अणु आकर्षण बल आरोपित करते हैं। इस पर लगने वाला परिणामी बल शून्य होता है। लेकिन जब मैं किसी ऐसे द्रव के अणु की बात करता हूं जो द्रव का अणु द्रव की सतह पर पाया गया है, द्रव की सरफेस पर है, इस पर अगर मैं अंतर आणविक बल की बात करता हूं तो इधर रखा अणु द्रव पर के अणु पर बल लगाएगा, द्रव का ये वाला अणु इस पर अपनी ओर आकर्षण बल लगाएगा, लेकिन ये वाला अणु इस द्रव पर जितना अपनी ओर आकर्षण बल लगाएगा दूसरा वाला अणु या विपरीत दिशा में रखा अणु उतना ही आकर्षण बल उस कण पर दोबारा लगा देगा। अर्थात इस अणु पर द्रव के दोनों अणुओं द्वारा लगाया गया बल आपस में समान है। अतः परिणामी बल कैसा होगा? शून्य। परिणामी बल शून्य होगा, इसका मतलब ना तो द्रव का अणु लेफ्ट साइड पे जाएगा और ना द्रव का अणु राइट साइड पे जाएगा। मुझे एक बात और समझ लेनी चाहिए कि अगर द्रव को सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल लिया गया है तो अब द्रव का कोई भी अणु इस अणु से ऊपर नहीं है। द्रव के अब जितने भी अणु बचे हैं वो सारे के सारे अणु द्रव की सरफेस से नीचे हैं।
और द्रव की सरफेस से नीचे है तो ये कण इसको कहां की ओर आकर्षित कर रहे होंगे, नीचे की ओर आकर्षित कर रहे होंगे अंतराणविक आकर्षण बल के द्वारा। इसका मतलब जब कोई भी द्रव का अणु द्रव के भीतर होता है या अंदर, उस पर सभी संभव दिशाओं में लगने वाला परिणामी बल शून्य होता है। लेकिन जब कोई द्रव का अणु द्रव की सतह पर पहुंच जाता है तो उस पर परिणामी बल शून्य नहीं होता। कुछ दिशाओं में लगने वाला परिणामी बल तो शून्य होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त द्रव में अंदर की ओर लगने वाला आकर्षण बल प्रभावी रहता है और उस द्रव के अणु को सरफेस से कहां ले आता है, नीचे। क्योंकि द्रव का अणु सरफेस से नीचे आ जाता है, द्रव का अणु वाष्प के रूप में बदल नहीं पाता है। लेकिन जब हम द्रव से भरे इस पात्र को गर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं, हम इस बात को देखते हैं, एक फॉर्मूले के थ्रू देख लेते हैं। एक फॉर्मूला का E के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, कि अगर हम इसके टेम्परेचर में द्रव के टेम्परेचर में वृद्धि कर देते हैं तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्योंकि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गैस का अणु तेजी से गति करने लगता है और इस तीव्र गति के कारण, उसकी एनर्जी बढ़ जाने के कारण द्रव का अणु जो होता है वो उस द्रव की सतह को पार करते हुए द्रव की सतह से बाहर निकल जाता है। एनर्जी फिर इस बात को रिपीट कर दूं, जैसे ही द्रव के टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है द्रव के अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्योंकि द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ गई है, टेम्परेचर देने पर ये अणु इतनी ज्यादा एनर्जी पा चुके हैं कि अब ये द्रव की सतह को पार करके द्रव की सतह से बाहर निकल सकते हैं। द्रव में होने वाली इस घटना को हम कहते हैं वाष्पीकरण। ध्यान रखने वाली बात है, जब भी कोई द्रव पदार्थ वाष्प के रूप में बदलता है या उसका कोई अणु वाष्प के रूप में बदलता है, उसको एक बार कम से कम द्रव पदार्थ की सरफेस पर, सतह पर उसको आना ही पड़ता है। और जब वो अणु या वो कण द्रव की सतह को पार करके ऊपर निकल जाता है, हम ये कह देते हैं कि द्रव का अणु वाष्पीकृत हो गया है या द्रव के अणुओं का वाष्पीकरण प्रारंभ हो गया है। तो इस प्रकार से वाष्प बनना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं अगर आगे बात करता हूं कि अगर किसी द्रव को गर्म करते हुए हम उसे वाष्प के रूप में बदल दें और पात्र को खुला रखा जाए तो द्रव पर जो वाष्पीकरण प्रक्रिया है ये लगातार चलती रहती है और द्रव का कण वाष्प के रूप में जाते हुए वायुमंडल में विलीन होता रहता है। यह प्रोसेस कब तक चलता है? यह प्रोसेस अनिश्चित है। अनिश्चित ऐसा है कि अगर आपने लिक्विड कम रखा है तो जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगा द्रव, आपने द्रव को ज्यादा रखा है तो इसके वाष्पीकरण में समय भी कैसा लगेगा, ज्यादा। और दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अगर आप उसके टेम्परेचर को ज्यादा तीव्र कर देते हो तो भी वाष्पीकरण या वाष्प बदलने की स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन अगर आप उसको कम टेम्परेचर पर हीट करते हो तो वाष्पीकरण होता है लेकिन धीमी गति से होता है और ऐसे सिचुएशन में वाष्पीकरण करने में टाइम ज्यादा लग जाया करता है। तो मैं इस बात को समझ गया कि कोई भी लिक्विड का पार्टिकल गैस के फॉर्म में कब चेंज होता है। अब अगर मैं इस बात को भी चेक करूं कि अगर हम इस पात्र को बंद कर दें, ढक दें, तो अब जब भी हम द्रव पदार्थ को गर्म करेंगे तो द्रव पदार्थ का कण द्रव की सतह पर आते हुए वाष्प के रूप में बदलेगा। इस घटना को हम कहते हैं वाष्पीकरण। मैं इसको लिखे देता हूं, इस घटना को हम जानते हैं वाष्पीकरण के नाम से। जब भी कोई द्रव गर्म होकर वाष्प के रूप में चेंज हो जाता है, हम इस घटना को कहते हैं वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण घटना कौन सी है? जब कोई द्रव पदार्थ वाष्प के रूप में या गैस के फॉर्म में चेंज होने लगता है, हम इस घटना को कहते हैं वाष्पीकरण। लेकिन क्योंकि पात्र बंद है, गैस का पार्टिकल या द्रव का पार्टिकल बदले हुए गैस के पार्टिकल में ये बर्तन की सतह पर टकराता है जाकर, और बर्तन की सतह पर टकराकर क्योंकि पात्र बंद है ये इससे बाहर नहीं जा पाता है। और कुछ समय बाद ही मैं क्या देखता हूं कि ये जो द्रव का कण वाष्प के रूप में बदला था, ये वाष्प कण कुछ देर बाद फिर से द्रव अवस्था में बदलने लगता है, क्योंकि जब भी ये ऊपर जाता है इसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है। और टेम्परेचर जैसे धीरे धीरे कम होने लगता है, दूसरे शब्दों में टेम्परेचर के कम होने को हम बोल सकते हैं ये ठंडा होने लगता है। टेम्परेचर कम हो जाना या ठंडा हो जाना एक नई घटना को जन्म देता है कि टेम्परेचर के कम हो जाने पर जो पदार्थ गैस के रूप में बदला था,
अभी जिस पदार्थ को मैंने द्रव से गैस के फॉर्म में बदला था, वो गैस या वाष्प फिर से कौन से रूप में बदलने लगी है? द्रव के रूप में चेंज होने लगी है। जब द्रव वाष्प के रूप में बदला, हम उसे वाष्पीकरण कहते थे। और वही वाष्प ठंडी होकर पुनः द्रव के रूप में बदलना प्रारंभ हो गई है, हम इस घटना को कहते हैं संघनन। इसका मतलब है कि इस बंद पात्र में अब एक नहीं बल्कि दो घटनाएं हो रही हैं। पहली घटना, द्रव गर्म होकर वाष्प के रूप में बदल रहा है, गैस के रूप में बदल रहा है, वाष्पीकरण। दूसरी घटना, वही गैस या वही वाष्प पुनः ठंडी होकर द्रव के रूप में चेंज हो रही है, दूसरी घटना है संघनन। जब आप इसे लगातार एक फिक्स टेम्परेचर पर हीट करते रहते हो, गर्म करते रहते हो, आपको कुछ समय बाद देखने को ये मिलता है कि वाष्पीकरण अभिक्रिया की स्पीड या वाष्पीकरण अभिक्रिया की दर, वाष्पीकरण अभिक्रिया की गति और संघनन अभिक्रिया की गति आपस में समान हो गई। वाष्पीकरण अभिक्रिया की गति और संघनन अभिक्रिया की गति आपस में समान हो गई का अर्थ है कि जितनी स्पीड में, जितनी तीव्र गति से द्रव गैस के रूप में बदल रहा है, उतने ही तीव्र स्पीड में, उतनी ही तीव्र गति में गैस पुनः द्रव के रूप में बदल रही है। क्योंकि अभिक्रिया द्रव से गैस और गैस से द्रव में दोनों में बराबर गति से हो रही, हम ये कह सकते हैं कि वाष्पीकरण और संघनन एक दूसरे के साथ साम्यावस्था पर है। और जिस स्टेज पर, जिस समय पर वाष्पीकरण की गति और संघनन की गति आपस में समान हो जाती है, उस समय द्रव की वाष्प जितना भी द्रव की सतह पर दाब आरोपित करती है, भाई अगर द्रव की वाष्प होगी तो द्रव की वाष्प बाहर तो जा नहीं सकती, वो किसके पात्र के अंदर ही रहनी है, द्रव की सतह के ऊपर। तो द्रव की सतह के ऊपर घूमती हुई वाष्प कभी ना कभी आकर द्रव की सतह पर कोई ना कोई दाब आरोपित करती है, और जब द्रव की वाष्प आकर द्रव की सतह से टकराती है, उस पर दाब आरोपित करती है, तो द्रव की वाष्प द्रव की सतह पर जितना दाब आरोपित करती है उसे कहा जाता है वाष्प दाब। तो इस बात को भी ध्यान रखने वाला है, वाष्प दाब कौन लगाता है? द्रव की वाष्प लगाती है या गैस लगाती है? किस पर लगाती है? द्रव की सतह पर लगाती है। इसलिए द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब को हम कहते हैं वाष्प दाब। तो आप इस बात को बहुत ध्यान रखोगे कि जब किसी भी द्रव पदार्थ को एक बंद पात्र में गर्म किया जाता है, द्रव पदार्थ धीरे धीरे वाष्प के रूप में बदलने लगता है, या वाष्प कुछ देर बाद ठंडी होती है और पुनः संघनित होकर या संघनन के दौरान द्रव रूप में बदल जाती है। लेकिन इस दशा में जो वाष्प बनकर तैयार होती है, वो द्रव की सतह पर कोई ना कोई दाब आरोपित करती है, और जब कोई ना कोई दाब आरोपित करती है तो उस दाब को ही कहा जाता है वाष्प दाब। अब वाष्प दाब पर एक और चीज देख लेते हैं कि वाष्प दाब का मान कब कम होता है, कब ज्यादा होता है। एक साधारण सी घटना है, वाष्प दाब लगाती है वाष्प, कहां लगाती है? द्रव की सतह पर। तो मुझे इस बात का भी अंदाजा है कि वाष्प जितनी ज्यादा मात्रा में बनकर तैयार होगी, वाष्प दाब का मान भी उतना ही अधिक रहेगा। अगर वाष्प कम मात्रा में बनकर तैयार होती है तो द्रव की सतह पर लगने वाला दाब भी कम रहेगा और वाष्प दाब का मान कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप वाष्प का ज्यादा तैयार करते हो, वाष्पीकरण अभिक्रिया ज्यादा होती है, ज्यादा वाष्प बनकर तैयार होती है, मैं इस बात को भी देख लेता हूं कि ज्यादा वाष्प द्रव की सतह पर ज्यादा दाब लगाएगी और यहां पर वाष्प दाब का मान कैसा हो जाएगा? अधिक। तो ध्यान रखने वाली बात है, अगर नोटिस करने वाली बात है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि वाष्प दाब का मान केवल तभी बढ़ सकता है जब वाष्प ज्यादा मात्रा में बने, और जब भी वाष्प कम मात्रा में बनकर तैयार होगी, द्रव के लिए वाष्प दाब का मान हमेशा कैसा रहेगा? कम। अब हम दो चीजें और फैक्ट पढ़ते हैं कि एक चीज तो मैंने समझ ली कि वाष्प ज्यादा, वाष्प दाब ज्यादा, वाष्प कम बनेगी, वाष्प दाब कम रहेगा। अब आता है कि आप किसी भी द्रव के वाष्प दाब को कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे घटा सकते हैं। तो एक साधारण सी घटना है, वाष्प दाब का पहचान केवल तभी हो सकती है जब आप बंद पात्र को लें। तो मैं इस बात पर चलता हूं, उन फैक्टर्स पे चलता हूं कि आखिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनसे वाष्प दाब के मान में वृद्धि की जा सकती है और वाष्प दाब के मान में कमी की जा सकती है। तो मैं अगर पहले फैक्टर को पढ़ता हूं तो मेरे लिए पहला फैक्टर अगर देखा जाए वो है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव मैं चेक करूंगा
कि अगर मुझे किसी बंद पात्र में कोई द्रव दे दिया गया है और बंद पात्र में द्रव देने की दशा में अगर मैं इस द्रव को वाष्प में चेंज करूं और वाष्प दाब को बढ़ाना या घटाना चाहूं तो मैं टेम्परेचर पर किस प्रकार का चेंज करूं। तो आप सभी जानते हैं, बड़ा आसान सी चीज है। आप जब भी टेम्परेचर बढ़ाते हो, आप घरेलू आप एग्जाम्पल भी देखते हो इस बात को कि आप जब भी घरों में किसी द्रव पदार्थ को गर्म करते हो और कम टेम्परेचर पर गर्म करते हो तो आप इस बात को भी देखते होंगे कि वाष्प का निर्माण भी कम ही मात्रा में होता है, क्योंकि वाष्प का निर्माण कम टेम्परेचर पर कम मात्रा में वाष्प बन रही है। आप समझ गए, क्योंकि वाष्प कम बनी, वाष्प का दाब भी कैसा रहेगा, कम रहेगा। लेकिन अगर आप किसी द्रव पदार्थ को एक बंद पात्र में लेकर उसे तीव्र गति से टेम्परेचर देते हो, बहुत हाई टेम्परेचर पर उसको रखते हो, तो जब आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा रखते हो, आपने इस बात को भी नोटिस किया होगा कि वाष्प की मात्रा भी ज्यादा बनकर तैयार होती है। क्योंकि वाष्प की मात्रा ज्यादा बनकर तैयार होती है, इसलिए आप ये भी कह सकते हो ज्यादा वाष्प दाब बनाएगी। अगर आपने वाष्प की मात्रा को ज्यादा कर रखा है तो वाष्प दाब भी कैसा आरोपित होगा, ज्यादा। तो मैं टेम्परेचर के इफेक्ट को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकता हूं कि यदि किसी भी बंद पात्र में द्रव को गर्म किया जाए तो बंद पात्र में द्रव को गर्म करने से अगर आप टेम्परेचर को ज्यादा तीव्र कर देते हैं तो वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है, अतः वाष्प दाब का मान भी बढ़ जाया करता है। तो वाष्प दाब के पहले फैक्टर को आपने देखा टेम्परेचर का ये फैक्टर है कि अगर आप कभी भी ज्यादा टेम्परेचर दे देते हो बंद पात्र में उपस्थित द्रव को तो वाष्प की ज्यादा मात्रा बनने के कारण वाष्प दाब ज्यादा रहता है और कम दाब पर गर्म कर देने पर वाष्प कम बनती है और वाष्प दाब का भी मान कम रहता है। तो पहला फैक्टर मेरे ख्याल से आप सभी समझ गए होंगे कि वाष्प दाब पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। वाष्प दाब पर अगर और इफेक्ट की इसके आगे आने वाले इफेक्ट को अगर मैं पढ़ लेता हूं तो एक इफेक्ट और आता है। वाष्प दाब का जो मान होता है वो केवल और केवल टेम्परेचर पे ही डिपेंड नहीं करता बल्कि एक और चीज पर डिपेंड करता है, द्रव की प्रकृति पर। द्रव की प्रकृति पर लिक्विड का जो नेचर है उस नेचर पर भी बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। अगर लिक्विड का नेचर चेंज हो जाएगा तो हम वाष्प दाब में भी चेंजमेंट देखने को पा सकते हैं। अभी आपने, मैं इसको स्टार्ट करूंगा, तो अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा कि जब भी कोई भी कण द्रव के अंदर पाया जाता है वह द्रव के अणुओं के साथ अंतर आणविक बल द्वारा बंधा होता है। लेकिन जब आप उसे गर्म करना स्टार्ट करते हो द्रव को तो द्रव के अणुओं के मध्य अंतर आणविक बल टूट जाता है या अंतर आणविक बल टूट जाता है और जिस अणु का अंतर आणविक बल टूट गया है वो अणु द्रव की सतह को पार करके वाष्प के रूप में बदल जाता है और ये जो वाष्प बनकर तैयार हुआ है यही वाष्प दाब आरोपित करता है। तो अगर मैं इस बात को भी चेक करता हूं एक समय के लिए कि जो अणु अपने चारों ओर के अणुओं का अंतर आणविक बल जल्दी से तोड़ देगा वो शीघ्र ही वाष्प के रूप में चेंज होकर वाष्प दाब आरोपित करने लगेगा। लेकिन अगर किसी कण कोई ऐसा कण अवेलेबल है जिसे गर्म करने पर भी वो अपने चारों ओर उपस्थित अणुओं का अंतर आणविक आकर्षण बल टूटने नहीं देता है तो वो वाष्प के रूप में चेंज नहीं होता है। मैं इस बात को दोबारा से रिपीट कर दूं और मैं ये रिपीट करने वाला हूं कुछ मॉलिक्यूल्स को बना के। मैंने द्रव के यहां पर 4-5 अणु ले रखे हैं। अब मैं 4-5 अणु ले रखे हैं तो मैं क्या देखता हूं, मैं पहले देखता हूं कि अगर इन चारों पांचों अणुओं के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल ज्यादा है, अधिक है। अंतर आणविक आकर्षण बल का मतलब है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंधे होने का मतलब ये जल्दी से एक दूसरे को छोड़ने वाले नहीं है, एक दूसरे को आकर्षित किए पड़े हैं। और जब जल्दी से ज्यादा आकर्षण बल से आकर्षित किए पड़े हैं तो अगर हम इनके टेम्परेचर को बढ़ाते भी हैं तो क्योंकि आकर्षण बल ज्यादा है यह आकर्षण बल टेम्परेचर के बढ़ा देने पर भी जल्दी से टूटने वाला नहीं है। और जब जल्दी से आकर्षण बल टूटेगा नहीं तो कोई भी कण वाष्प के रूप में बदलेगा नहीं, क्योंकि जब यह आकर्षण बल टूटेगा, जब भी आकर्षण बल टूटेगा तभी द्रव वाष्प के रूप में जाएगा। अगर आकर्षण बल के साथ बना रहा द्रव वाष्प के रूप में जाने वाला नहीं।
और अगर द्रव वाष्प के रूप में जाने वाला नहीं तो वाष्प नहीं बनेगी, वाष्प नहीं बनेगी तो वाष्प का दाब नहीं बनेगा। तो अगर गैस के अणुओं अगर द्रव के अणुओं के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप ऐसे द्रव पदार्थ को शीघ्रता से जल्दी से वाष्प के रूप में बदल नहीं सकते हैं। ऐसे अणुओं को वाष्प में बदलने के लिए आपको एक हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, और हाई टेम्परेचर की आवश्यकता अगर होगी आपको वाष्प बदलने के लिए बहुत ज्यादा गर्म करना होगा, और उस बहुत ज्यादा गर्म करने पर भी ज्यादा वाष्प अगर ना बनी तो हम कह सकते हैं वाष्प दाब का मान कम रहेगा। लेकिन अगर मैं किसी दूसरे ऐसे द्रव की बात करता हूं, अब मैं दूसरे द्रव के भी पार्टिकल्स को बना लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं बनाने में, लेकिन अब मैं क्या मानता हूं कि इन सभी अणुओं के मध्य लगने वाला जो अंतर आणविक आकर्षण बल है ये बहुत ही क्षीण है, कमजोर है। कमजोर का मतलब थोड़ी सी ऊर्जा देने पर ही ये अंतर आणविक बल टूट जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा भी हीट करूंगा, जरा से ही गर्म करूंगा, इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल टूट गया, और जैसे आकर्षण बल टूट गया या डिस्ट्रॉय हो गया, समाप्त हो गया आकर्षण बल, आकर्षण बल के समाप्त होते ही सारे पार्टिकल द्रव की सतह को पार करके काहे में चेंज हो गए, वाष्प में। ये भी वाष्प में चेंज हो गया, ये भी जल्दी से टूटकर वाष्प में, ये भी जल्दी से, ये भी वेपर में चेंज होने लगा। अगर सारे पार्टिकल अपने आकर्षण बल को कम रखते हैं तो टेम्परेचर के छोटे इफेक्ट में ही ये अपने आप को एक दूसरे से अलग कर लेते हैं, और अलग करके वाष्प के रूप में चेंज हो जाते हैं। तो और जब वाष्प के रूप में चेंज हो जाते हैं तो इसका मतलब है वेपर कैसी बनेगी, ज्यादा, और वेपर जब ज्यादा बनेगी तो वाष्प का दाब भी कैसा हो जाएगा, ज्यादा। मैं दोबारा से इस बात को, इस नंबर को अच्छे ढंग से रिपीट कर देता हूं कि यदि द्रव के अणुओं के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल अधिक है तो द्रव का अणु जल्दी से वाष्प के रूप में बदलने वाला नहीं, और जब द्रव का अणु वाष्प के रूप में शीघ्रता से नहीं बदलेगा तो वाष्प दाब का भी मान कम होगा। लेकिन द्रव के उन अणुओं, जिन अणुओं के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल कम है, कम मात्रा में पाया गया है, अगर हम ऐसे अणुओं की बात करते हैं तो ऐसे अणु ताप के अल्प प्रभाव में ही अपने आकर्षण बल को समाप्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। और वाइपर के फॉर्म में अगर चेंज होंगे तो वाष्प दाब लगाना क्या कर देंगे, प्रारंभ। तो मैं इस बात को नोटिस कर पाता हूं कि अगर द्रव के अणुओं के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल ज्यादा है, वाष्प दाब कम रहेगा। अगर द्रव के अणुओं के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल कम है तो वाष्प दाब ज्यादा, अगर अंतर आणविक आकर्षण बल ज्यादा है तो वाष्प दाब का मान कम होगा। तो वाष्प दाब को दो ही फैक्टर इफेक्टेड करते हैं, एक ताप और दूसरा उस द्रव की प्रकृति जिसका आप वाष्प दाब निकालना चाहते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि मैं इस बात को दोबारा पढ़ देता हूं कि वाष्प दाब अप्लाई कर कौन करता है, लगाता कौन है। तो वाष्प दाब लगाता है वाष्प, कहां लगाता है, बचे हुए द्रव की सतह पर आरोपित करता है। तो मैंने वाष्प दाब को पढ़ रखा है। अब अगर मैं वाष्प दाब के आर्टिकल से निकलकर आगे का आर्टिकल पढ़ूं तो वाष्प दाब पर आधारित एक आर्टिकल राउल्ट का नियम है। अब राउल्ट के नियम को अगर मैं चेक करता हूं तो राउल्ट का नियम थोड़ा सा स्टेबल है, अच्छा है, और एग्जाम में ये नियम आता भी काफी ज्यादा है। राउल्ट के अगर नियम को मैं देखता हूं तो दो नियम है, एक वाष्पशील विलययुक्त विलयनों के लिए और एक अवाष्पशील विलययुक्त विलयनों के लिए। तो क्योंकि बेटा मैं शुरुआत से स्टार्ट करता हूं, सबसे पहला मेरा नियम रहेगा राउल्ट का नियम, वाष्प दाब संबंधी जो है वो वाष्पशील विलय के लिए। अभी मैं इसको लिख के दिखाता हूं आर्टिकल क्या है। देखिए आर्टिकल है वाष्पशील विलययुक्त, वाष्पशील विलययुक्त विलयनों के लिए, विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। वाष्पशील विलययुक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम, ये एक शब्द मुझे अलग से दिखता है, विलययुक्त विलयनों के लिए होता तो मेरे लिए ठीक था। ये वाष्पशील विलय का मतलब क्या है,
वाष्पशील विलेय का मतलब ये है, आप यहां से इसको पढ़ेंगे ज्यादा बेटर आपको समझ में आने वाला है। आप सभी स्टूडेंट इस बात को जानते हैं कि जब भी आपने किसी विलयन को तैयार किया है, आपने किन दो पदार्थों को यूज में आप लेके आए हैं, तो आप सभी का जवाब रहेगा दो पदार्थों को यूज में लेके आए। कौन कौन से पदार्थों को? पहला पदार्थ रहा हमारे लिए विलेय, जो पदार्थ घुल जाया करता है, और दूसरा पदार्थ मेरे लिए रहा विलायक। विलायक वो पदार्थ है जिसमें विलेय घुल जाता है। तो दो पदार्थों को लेकर बनाया, विलेय और विलायक। ज्यादातर मैंने विलयनों पर ऐसा देखा है कि जो भी विलायक पदार्थ होता है, मैं इसको अकेले लेकर, मैं भी विलेय पदार्थ को नहीं लेने वाला, मैं केवल विलायक पदार्थ को लेके स्टार्ट करने वाला हूं। मैंने जब भी विलायक पदार्थ को गर्म किया है, विलायक पदार्थ वाष्प के रूप में बदलना स्टार्ट हो गया है। क्योंकि जनरली ज्यादातर जो विलयनों की बात हमारे यहाँ होती है, वो सारे के सारे ज्यादातर लिक्विड सॉल्यूशंस की बात होती है, द्रव अवस्था में बने विलयनों की बात होती है, और उनमें विलायक कोई ना कोई द्रव ही रहता है। तो मैं चेक करता हूं कि लगभग मैंने जितने भी सॉल्यूशन अगर चेक किए हैं, ज्यादातर मैक्सिमम सॉल्यूशन को मैंने चेक किया है, उसमें से विलायक द्रव होता है, और एक ऐसा द्रव पदार्थ होता है कि इसको जब भी हम गर्म करते हैं, ये वाष्प के रूप में बदलने लगता है। क्योंकि विलायक तो ज्यादातर कंपाउंड्स का वाष्प के रूप में बदलता है। हम ये कह सकते हैं कि इस विलयन में जो विलायक है वो वाष्पशील है। जो कंपाउंड हीट होने पर वाष्प के रूप में बदल जाए, वाष्पशील पदार्थ है। लेकिन मैंने ज्यादातर ऐसे, और या ऐसे कह सकते हैं अधिकांश ऐसे पदार्थों को भी देखा है, विलेय पदार्थों की अगर बात की जाए तो मैंने कई ऐसे पदार्थों को देखा है जो विलेय होते हैं, अर्थात जो घुलते हैं, और ये जरूरी नहीं कि ये वाष्प के रूप में चेंज ही हो जाएगा। अगर मैं इसको विलेय को लेकर अलग हीट करता हूं, ऐसा भी हो सकता है कि ये वाष्प के रूप में बदल जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि ये वाष्प के रूप में न बदले। जैसे अगर विलेय अल्कोहल है कोई, अगर आप इसको हीट करते हो, ये वाष्प के रूप में चेंज होता है, और क्योंकि वाष्प के रूप में चेंज होता है, ये वाष्पशील विलेय है। लेकिन अगर मैं इसी विलेय की जगह पर NaCl, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक को लेकर विलायक अर्थात जल में घोलता हूं, मैं चेक क्या करता हूं, हमारा जल तो वाष्प के रूप में चेंज हो सकता है गर्म करने पर, लेकिन मैं नमक के टुकड़े को चाहे जितनी देर तक गर्म करता रहूं, मैं नमक के टुकड़े को 100 डिग्री सेल्सियस 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट करूंगा, लेकिन मैं कितना भी हीट करने पर यह पाऊंगा कि विलेय पदार्थ अर्थात NaCl वाष्प के रूप में चेंज नहीं हो रहा है। तब इस प्रकार का विलयन कहलाएगा अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन। लेकिन अगर मैं इसी नमक की जगह पर मैं अल्कोहल को रख देता हूं, एथिल अल्कोहल, मैं एथिल अल्कोहल को रख देता हूं, तो मैं जानता हूं जल तो वाष्प के रूप में बदलता ही बदलता है, एथिल अल्कोहल भी वाष्प के रूप में बदलता है। इसका अर्थ है विलायक को वाष्प के रूप में बदल ही रहा था, विलेय भी वाष्प के रूप में बदल सकता है, क्योंकि अल्कोहल वाष्प के रूप में बदल सकता है, विलेय वाष्प के रूप में बदल सकता है। हम इसे विलेय, ऐसे विलयन को कहते हैं वाष्पशील विलेय युक्त विलयन। तो हमें कोई ऐसा विलयन लेकर तैयार करना है राउट के इस नियम में, जिसमें विलायक तो वाष्प के रूप में बदलता ही हो, विलेय पदार्थ भी वाष्प के रूप में बदलता हो, क्योंकि यहाँ पर लिखा ही है आर्टिकल में वाष्पशील विलेय युक्त विलयन, एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय भी वाष्प के रूप में बदले और विलायक भी वाष्प के रूप में बदले। हमें ऐसे विलयन के लिए राउट के नियम को पढ़ना है। तो एक काम कर लेते हैं, एक विलयन मान लेते हैं, ऐसा मानते हैं कि हमारे पास कोई दो पदार्थ हैं जिनको मिलाकर मैंने विलयन बनाया है, उसमें कोई एक पदार्थ विलेय है और कोई एक पदार्थ विलायक है, लेकिन दोनों पदार्थ चाहे वो विलेय हो चाहे वो विलायक पदार्थ हो, दोनों वाष्प के रूप में बदल सकते हैं, तभी हमारा वाष्पशील विलेय युक्त विलयन बनकर तैयार होगा। तो इसको कुछ इस प्रकार से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि देखो मैं इसको पढ़ता हूं, क्या कैसे बताता हूं कि जब भी कभी किसी द्रव विलेय पदार्थ को, जब भी किसी द्रव विलेय पदार्थ को द्रव विलायक पदार्थ में घुला जाता है तो एक द्रव विलयन बनकर तैयार होता है, और अधिकांश द्रव पदार्थ को द्रव पदार्थ में घोलकर जो विलयन तैयार होता है, अधिकांश विलयनों में विलेय भी वाष्पशील होता है और विलायक भी वाष्पशील होता है। और ऐसी सिचुएशन पर हम कह सकते हैं कि जो भी विलयन हमने बनाया है वो वाष्पशील विलेय युक्त है।
तो अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूं तो मैं ऐसा दोबारा से इस बात को रिपीट कर देता हूं, मैं कुछ बताऊंगा, ऐसे लिखेंगे हम लोग इसको, माना कोई विलेय पदार्थ ए, मैंने विलेय पदार्थ के नाम को क्या माना है, ए, और ये ए जो पदार्थ है वो वाष्पशील है। विलेय पदार्थ इस बार वाष्पशील है। विलेय पदार्थ को विलायक पदार्थ, विलायक पदार्थ बी, और आप जानते हो ज्यादातर कि हमेशा ज्यादातर जब भी द्रव सॉल्यूशन की बात आती है विलायक पदार्थ तो वाष्पशील होता ही है, तो मैं इसको भी लिख देता हूं वाष्पशील। तो ऐसा लिखा गया है कि माना कोई विलेय पदार्थ ए जो कि वाष्पशील है, विलायक पदार्थ बी वो भी वाष्पशील है, में मिलाकर एक विलयन तैयार किया जाता है, एक विलयन तैयार किया जाता है, है। अगर दोनों को मिलाकर तैयार किया जाता है तो मैं इस बात को भी चेक करता हूं। देखिए, अगर आपने एक पात्र लिया, आपने उसको ढक दिया, क्योंकि जो वाष्प दाब है वो आप बर्तन बंद पात्र में ही ज्ञात कर सकते हैं, और हमने उसमें ए पदार्थ और बी पदार्थ दोनों को आपस में मिला दिया, ए को भी मिला दिया, बी पदार्थ को भी मिला दिया, और जब मैंने ए और बी पदार्थ दोनों को आपस में मिलाते हुए इसे गर्म किया तो गर्म करने पर होता क्या है, ए पदार्थ भी वाष्प के रूप में बदलता है, पदार्थ बी भी वाष्प के रूप में बदलता है, और दोनों पदार्थ जब वाष्प के रूप में बदलते हैं तो दोनों ही पदार्थों की वाष्प, चाहे वो पदार्थ ए की वाष्प हो और पदार्थ बी की भी वाष्प, दोनों पदार्थों की वाष्प जो होती है वो द्रव की सतह पर दाब आरोपित करती है, क्योंकि दोनों पदार्थ वाष्पशील है, दोनों वाष्प में बदले होंगे, और दोनों पदार्थों की वाष्प जो होगी वो जब बर्तन में भरे द्रव की सतह से टकराई होगी तो ए की भी वाष्प ने कुछ दाब लगाया होगा और बी की भी वाष्प ने कुछ दाब लगाया होगा। तो इसका मतलब है अब जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो ना तो केवल ए के द्वारा हो रहा है और वो ना ही केवल बी के द्वारा हो रहा है, बल्कि कुछ प्रेशर ए के द्वारा लगाया जा रहा है और कुछ प्रेशर किसके द्वारा लगाया जा रहा है, बी के द्वारा। और मुझे अगर टोटल प्रेशर की बात करनी पड़ेगी वहां पर, टोटल वाष्प दाब की, तो मैं ए के द्वारा लगाए गए वाष्प दाब और बी के द्वारा लगाए गए वाष्प दाब के मान को आपस में क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, इस पात्र में लगने वाले कुल वाष्प दाब की गणना आ जाएगी। लेकिन मुझे मालूम है अभी ऐसी सिचुएशन के लिए, क्योंकि विलयन को बनाते समय आपने ए और बी दो पदार्थ ले रखे हैं, अब इस बार जो दाब लग रहा होगा या इस बार जो वाष्प दाब लग रहा होगा, कुछ वाष्प दाब लग रहा होगा ए के कारण और कुछ वाष्प दाब लग रहा होगा बी के कारण। तो मैंने लिखा कि जब कोई विलेय पदार्थ है उसे विलायक पदार्थ के साथ मिलाकर एक विलयन तैयार किया जाता है, तो मैं ऐसे इसे किया जाता है, तो विलयन को गर्म करने पर, विलयन को गर्म करने पर, विलयन को गर्म करने पर पदार्थ ए भी वाष्पित होता है या वाष्प के रूप में बदलता है, वाष्पित होता है, और पदार्थ बी भी वाष्पित होता है और पदार्थ बी भी वाष्पित होता है, क्योंकि दोनों पदार्थ वाष्पित होते हैं अर्थात वाष्प के रूप में बदलते हैं। इसका मतलब कुछ प्रेशर लगाएगा ए और कुछ प्रेशर लगाएगा बी। मिश्रण में घुलने के बाद या विलयन बनने के बाद कुछ दाब लगाने वाला है ए और कुछ दाब लगाने वाला है बी। जितना दाब ए लगाएगा या जितना वाष्प दाब ए पदार्थ की वाष्प लगाएगी उसे कहा जाएगा पदार्थ ए का आंशिक दाब, और जितना दाब पदार्थ बी की वाष्प लगाएगी उसे कहा जाएगा पदार्थ बी का आंशिक दाब। तो मैं इस बात को लिखता हूं, अगर ए भी वाष्प में बदलता है और बी भी वाष्प में बदलता है तो
तो पदार्थ ए की वाष्प द्वारा, तो पदार्थ ए की वाष्प द्वारा लगाया गया वाष्प दाब PA, मैंने पदार्थ ए द्वारा लगाया गया वाष्प दाब, सॉरी थोड़ा सा इसको चेंज करना है, लगाया गया आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब। अच्छा, आंशिक दाब क्योंकि इस पात्र पर द्रव पर जितना भी दाब लग रहा है, जितना भी वाष्प दाब लग रहा है, वो ना तो केवल ए के द्वारा लग रहा है, ना केवल बी के द्वारा लग रहा है, कुछ ए लगा रहा है, कुछ बी लगा रहा है, क्योंकि पूरा प्रेशर ए नहीं लगा रहा है और ना ही पूरा प्रेशर बी लगा रहा है। तो मैं ए के प्रेशर को भी आंशिक दाब मानने वाला हूं और बी के दाब को भी आंशिक दाब कहेंगे। तो मैंने वहां लगाया गया आंशिक दाब PA तथा बी की वाष्प द्वारा, तथा बी की वाष्प द्वारा लगाया गया वाष्प दाब, लगाया गया आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब PB, मैंने इसको PB मान लिया है, PB है। तो मैं इस बात को जानता हूं, अगर मुझे विलयन का कुल दाब ज्ञात करना हुआ तो विलयन के कुल दाब को ज्ञात करने के लिए ए के द्वारा लगाए गए वाष्प दाब और पदार्थ बी के द्वारा लगाए गए वाष्प दाब को हमें आपस में क्या करना होगा, जोड़ना होगा। क्योंकि विलयन को बनाते समय दो पदार्थ लगे ए और बी, कुछ वाष्प दाब ए ने लगाया, कुछ वाष्प दाब बी ने लगाया। अगर मुझे टोटल वाष्प दाब चाहिए होगा, पूरे पात्र का वाष्प दाब चाहिए होगा, तो मैं दोनों के द्वारा लगाए गए वाष्प दाबों को आपस में क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो दाब PB है। अतः विलयन पर आरोपित या विलयन पर लगने वाला कुल वाष्प दाब, अब ध्यान रखने वाली बात है, मैंने एक के द्वारा लगाए गए आंशिक दाब को PA से, बी के द्वारा लगाए गए आंशिक दाब को PB से लिख रखा है। तो मैं विलयन के द्वारा लगाए, विलयन पर लगने वाले टोटल दाब को मैं कैपिटल P से लिखे लेता हूं और वो कैपिटल P का मान किसके द्वारा होगा, विलय के द्वारा लगाए गए आंशिक दाब और विलायक के द्वारा लगाए गए आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होगा। तो PA प्लस PB। आप इस बात को समझ गए होंगे, कुल वाष्प दाब कैसे निकला, ए के द्वारा लगाया गया आंशिक दाब और पदार्थ बी के द्वारा लगाया गया आंशिक वाष्प दाब अगर मैं जोड़ देता हूं तो टोटल विलयन के द्वारा लगाए गए आंशिक दाब को आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो मेरा अंदाजा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हमने एक विलयन लिया, उसमें से विलय को भी वाष्पशील रखा, विलय भी वाष्प के रूप में चेंज हो जाए। मैंने विलायक पदार्थ को भी वाष्प के रूप में रखा कि विलायक पदार्थ भी वाष्प के रूप में चेंज हो जाए और दोनों पदार्थों को एक पात्र में भर दिया और जब मैंने उसको हीट किया तो दोनों पदार्थों ने वाष्प बनाया, दोनों पदार्थों की वाष्पों ने वाष्प दाब लगाया। पदार्थ ए की वाष्प ने जितना भी वाष्प दाब लगाया, क्योंकि वाष्प दाब केवल ए के द्वारा ही नहीं लग रहा, बी के द्वारा भी लग रहा है, इसलिए मैंने ए के द्वारा लगाए गए वाष्प दाब को ए का आंशिक वाष्प दाब कहा और बी के द्वारा लगाए गए वाष्प दाब को मैंने बी का आंशिक दाब PB कहा। क्योंकि मुझे अगर टोटल विलयन के लिए आंशिक दाब निकालना हो तो मुझे विलय के आंशिक दाब और विलायक के आंशिक दाब को आपस में जोड़ देना चाहिए और विलयन का टोटल आंशिक दाब आ गया, टोटल दाब देखा जाए तो आ गया PA प्लस PB। अब आप इसको नोट कर लेंगे, मैं इसको मिटा देता हूं। हम आर्टिकल में आगे की ओर बढ़ते हैं कि अभी आगे क्या है। इस नियम को यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसको छोड़ते हैं, बाद में इसको हटाएंगे। अब इसको मिटा देते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे P क्या है, विलयन का टोटल प्रेशर, PA क्या है, विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ A के द्वारा लगाया गया आंशिक दाब, आंशिक वाष्प दाब। B क्या है, विलयन में उपस्थित विलायक पदार्थ B की वाष्प द्वारा लगाया गया आंशिक वाष्प दाब। अभी बात कर लेते हैं, अब इस चीज को
के बाद देखते हैं कि राउल्ट ने अपने नियम में क्या कहा। राउल्ट का नियम क्या था, राउल्ट ने अपने नियम को किस प्रकार से इंडिकेट किया, इस बात को चेक करते हैं। तो राउल्ट ने बताया, कहा कि अगर आपने विलयन को बनाते समय दो पदार्थ लिए हैं, पदार्थ ए और पदार्थ बी, तो विलयन को बनाते समय पदार्थ ए और पदार्थ बी लेने का मतलब है आपके पास ए की भी कुछ मात्रा होगी और आपके पास पदार्थ बी की भी कुछ मात्रा होगी। अगर मैं पदार्थ ए की मात्रा या पदार्थ ए की सांद्रता को मैं XA मोल प्रभाज सांद्रता और पदार्थ बी की सांद्रता को XB मोल प्रभाज सांद्रता, अगर मैं ए की मात्रा XA और पदार्थ बी की मात्रा XB को मान लेता हूं, तो ऐसी सिचुएशन पर राउल्ट ने क्या बताया, राउल्ट ने यह बताया था कि किसी भी विलयन का आंशिक दाब जो होता है, किसी भी विलयन में उपस्थित पदार्थ का, क्योंकि विलयन में दो पदार्थ होते हैं, विलेय और विलायक, विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ का जो आंशिक दाब होता है उस पदार्थ के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। फिर मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, राउल्ट ने क्या बताया, राउल्ट ने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित अवयव का जो आंशिक दाब होता है, विलयन में उपस्थित अवयव का मतलब चाहे वो विलेय के लिए बताया जाए चाहे वो विलायक के लिए बताया जाए, तो विलयन में उपस्थित किसी अवयव का जो आंशिक दाब होता है, इस बार ए का आंशिक दाब दिया गया, उसी अवयव के मतलब ए के ही मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो मैं इस बात को भी पहले लिखे देता हूं कि राउल्ट ने क्या बताया था, राउल्ट ने ये बताया था कि राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन में उपस्थित किसी अवयव, ध्यान रखने वाली बात है, अवयव का मतलब है या तो विलेय पदार्थ की बात कर रहा है या विलायक पदार्थ की बात कर रहा है, किसी अवयव का आंशिक दाब उस अवयव के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, अर्थात अगर मैं यही रूल विलेय के लिए लिखूं तो मुझे आंशिक दाब भी जो है, या आंशिक दाब की जगह पे थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं, आंशिक वाष्प दाब लिखा जा सकता है। आप आंशिक दाब भी लिखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इसको आंशिक वाष्प दाब भी लेते हो ज्यादा बेटर समझ में आता है। तो मैं पहले विलेय के लिए रूल लिखे देता हूं कि विलयन में उपस्थित किसी अवयव का आंशिक दाब, तो मुझे विलेय का आंशिक दाब लेना होगा। मैंने विलेय पदार्थ ए को माना था, इसलिए विलेय पदार्थ ए का आंशिक दाब पीए। विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोल प्रभाज, उस अवयव का मोल प्रभाज का मतलब है पदार्थ ए का ही मोल प्रभाज लेना है। पदार्थ ए का मोल प्रभाज कितना माना गया है, XA। आप इसको आसानी से समझ सकते हो, ये XA पदार्थ ए का मोल प्रभाज है। अगर मैं यही रूल दूसरे पदार्थ बी या विलायक पदार्थ बी के लिए यूज करता हूं तो भी वही रूल है कि विलायक पदार्थ बी का जो आंशिक दाब है वो विलायक पदार्थ के मोल प्रभाज अर्थात XB के समानुपाती होता है। अगर हम इन दोनों नियमों को और हल करके देखें आगे, तो मैंने PA लिख रखा है, मैं प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाऊंगा और इसकी जगह पे एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे P0A। अगर मैं कांस्टेंट P0A यूज कर लेता हूं तो साथ में बचता है XA। सिमिलरली अगर मैं PB के लिए यही आर्टिकल लगाता हूं या यही रूल लगाता हूं तो प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा, एक कांस्टेंट लगेगा P0B इंटू XB। ये मेरे लिए इक्वेशन फर्स्ट है, ये मेरे लिए इक्वेशन सेकेंड है। अब बात आ जाती है, समझिए P0A P0B ये कैसे क्या हो गया। तो अब इस बात को चेक करते हैं कि ये जो P0A है या ये जो P0B है ये आखिर है क्या। ये मुझे देखने पर तो मुझे ये दाब ही समझ में आ रहा है, मुझे ये ए का कुछ दाब लग रहा है और मुझे ये कुछ बी का दाब समझ में आ रहा है, लेकिन मैं इसको पढ़ लेता हूं पहले
कि पी नॉट ए किसको कहते हैं, पी नॉट बी किसको कहते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो पी ए और पी बी क्या है, पी ए पी बी क्या है, तो हम एक्स ए एक्स बी क्या है, तो मुझे जान लेना चाहिए कि पी नॉट ए और पी नॉट बी भी क्या है, पी नॉट ए पी नॉट बी को ध्यान रखने के लिए, इसको समझने के लिए हम लोग इधर ध्यान देंगे। पी नॉट ए भी मैं बताऊं वाष्प दाब है, तो सर जी पी ए क्या है, ये भी वाष्प दाब है, पी नॉट ए और पी ए में डिफरेंस क्या है, मैं इस चीज को चेक करके बताता हूं। अभी मैंने क्या किया है, जो मेरे पास पदार्थ ए है मैंने इसको अलग ले रखा है, मैंने एक बर्तन में केवल पदार्थ ए को ही भरा है और मैंने किसी दूसरे अवयव को नहीं भरा, और मैंने दूसरे पात्र में अगर देखा जाए मैंने केवल पदार्थ बी को भरा है, मैंने अन्य किसी अवयव को नहीं भरा, क्योंकि इस पात्र में ए अवयव के अतिरिक्त कोई भी दूसरा अवयव नहीं है। मैं कह सकता हूं कि पदार्थ ए शुद्ध है या शुद्ध रूप में भरा हुआ है, और क्योंकि इस पात्र में इस पात्र में पदार्थ बी के अतिरिक्त कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, मैं कह सकता हूं इसमें शुद्ध पदार्थ बी भरा हुआ है। तो यहाँ पर पदार्थ ए की शुद्ध मात्रा भरी है, कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, 100% ए पदार्थ है उसमें। इसमें मैं देखता हूं तो पूरा का पूरा पदार्थ बी है, बी के अतिरिक्त कोई भी दूसरा पदार्थ नहीं है। अब मैं इन दोनों पात्रों को क्या कर देता हूं, ढक देता हूं, बंद कर देता हूं। इसमें पदार्थ ए भी भरा हुआ है, इसमें पदार्थ बी भरा, ध्यान रखने वाली बात है इस पात्र में केवल ए है, प्योर है, उस पदार्थ पात्र में केवल बी है, प्योर है। और जब मैं इसको हीट करता हूं तो प्योर स्टेट में ए भी वाष्प के रूप में चेंज होना स्टार्ट होता है, और गर्म करने पर जब ये वाष्प के रूप में बदलता है, आप सभी जानते हो कि जब भी कोई पदार्थ वाष्प के रूप में बदलता है और पात्र को बंद रखा जाता है, वो वाष्प दाब आरोपित करता है। मैं मानता हूं कि जब मैंने शुद्ध पदार्थ ए को या पदार्थ ए को केवल ले रखा था, उस समय जब मैंने इसको हीट किया तो उस समय हीट करने पर इस पात्र की में द्रव की सतह पर जो दाब लगा, उस दाब को मैंने नाम दे दिया पी नॉट ए। तो पी नॉट ए क्या हुआ, शुद्ध अवस्था में पदार्थ ए का वाष्प दाब। फिर ध्यान रखना, क्योंकि मैंने पदार्थ बी को लिया ही नहीं था, बिल्कुल केवल ए को लिया और उसकी हीट किया, हीट करने पर जो वाष्प दाब प्राप्त हुआ, हमने उस वाष्प दाब को कहा शुद्ध अवस्था में पदार्थ ए का वाष्प दाब। ठीक इसी प्रकार जब मैंने बी पदार्थ को हीट किया, शुद्ध बी पदार्थ को हीट किया, इसमें भी वेपर बनी होगी, वाष्प बनी होगी, और ये वाष्प भी द्रव की सतह पर कोई दाब लगा रही होगी, तो ये शुद्ध पदार्थ बी की वाष्प द्रव की सतह पर जितना दाब लगाएगी, उस दाब की मात्रा को मैंने लिखा पी नॉट बी। तो ये हो गया शुद्ध पदार्थ बी का वाष्प दाब। तो आप पी नॉट ए पी नॉट बी समझ गए। पी नॉट ए क्या है, जब शुद्ध पदार्थ ए को अलग लिया गया उसका वाष्प दाब निकाला गया। पी नॉट बी क्या है, जब शुद्ध पदार्थ बी को अलग ले लिया गया उसका वाष्प दाब निकाला गया। तो सभी फिर अब इस बात को चेक कर लेते हैं एक जगह और। अगर पी नॉट ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, पी नॉट बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, तो पी ए पी बी क्या है। पी ए पी बी को थोड़ा सा नीचे, पी ए पी बी का तब वाष्प दाब है जब मैंने पदार्थ ए को भी इसमें डाल दिया, पदार्थ बी को भी इसमें डाल दिया, और मैंने ए और बी दोनों पदार्थों को डाला, तो इसमें कुछ मात्रा में पदार्थ ए, कुछ मात्रा में पदार्थ बी के पार्टिकल्स भरे रहे। अब मैंने इस पात्र को बंद कर दिया। अब जब मैं हीट करूंगा इसको, मैं उसे गर्म करूंगा, गर्म करके चेक करूंगा, तो मैं इस बात को पाऊंगा कि अब इसमें ना तो केवल ए पदार्थ ही वाष्प दाब लगा रहा है, ना केवल बी पदार्थ वाष्प दाब लगा रहा है, कुछ वाष्प दाब पदार्थ ए के द्वारा लग रहा है और कुछ वाष्प दाब पदार्थ बी के द्वारा लगा है। तो इस अवस्था में जो वाष्प दाब ए के द्वारा लगेगा उसे पीए से, और इस अवस्था में बी के द्वारा लगाए गए वाष्प दाब को काहे से लिखेंगे, पीबी से। ये हो गया पीए और पीबी। पीए और पीबी तब निकलता है जब पदार्थ शुद्ध अवस्था में नहीं होता है, और पीबी क्या है, उस समय का दाब है जब पदार्थ शुद्ध अवस्था में नहीं होता है। लेकिन जब पदार्थ शुद्ध अवस्था में होते हैं, उनके द्वारा लगाए गए वाष्प दाब को, शुद्ध वाष्प दाब को जब पदार्थ शुद्ध होते हैं तो उनके द्वारा लगाए गए वाष्प दाब को पी नॉट ए और पी नॉट बी से लिखा जाता है। तो इस प्रकार से पी ए और पी बी में रिलेशन है। अब मैं आगे चलता हूं, इसी रूल को आगे करते हुए इसको हटा देते हैं। आप समझ लोगे पी नॉट ए
पी नॉट बी और पी बी में क्या रिलेशन है। अब मैं आगे चेक करता हूं तो मैं इन दोनों इक्वेशन से देख कर पाता हूं कि जो मेरे पास पहले एक लाइन लिखी थी, मैं उस लाइन पे पी ए की जगह पर पी ए की पूरी वैल्यू लिख सकता हूं, मैं उस लाइन पर पी बी की जगह पर पी बी की पूरी वैल्यू लिख सकता हूं। तो अगर मैं इन पी ए और पी बी की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देता हूं तो मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो मैं कैसे लिखता हूं, क्या करता हूं, मैं यहां लिखता हूं पी ए तथा पी बी के मान, पी बी के मान कुल दाब को ज्ञात करने के लिए इस तरह से प्रयोग में लाए जा सकते हैं, इस तरह से प्रयोग में लाए जा सकते हैं। अब कैसे प्रयोग में लाए जा सकते हैं, इस चीज को उधर देख लेते हैं या इधर मैं लिख देता हूं कैसे प्रयोग में लाए जा सकते हैं, इधर भी जगह है। तो मेरे लिए फॉर्मूला उस समय क्या था, कुल दाब को ज्ञात करने का, कुल दाब को ज्ञात करने का फॉर्मूला P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अगर मैं P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी पर इसकी वैल्यू को रख देता हूं तो मुझे पी ए की वैल्यू पता है, P इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी की वैल्यू है पी नॉट बी एक्स बी। तो मैं इसको देखता हूं, ये फॉर्मूला मेरे लिए बन जाता है पी ए की वैल्यू पी बी की वैल्यू। फिर ध्यान रखना पी ए क्या है, विलयन में उपस्थित ए का आंशिक वाष्प दाब, बी क्या है, विलयन में उपस्थित बी का आंशिक वाष्प दाब, ए क्या, पी नॉट ए क्या है, ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, बी क्या है, पीबी क्या है, बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। तो मुझे एक फॉर्मूला मिल जाता है दाब को निकालने का जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। तो राउल्ट के नियम के आधार पर P इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अगर मैं इसे थोड़ा सा और ध्यान देना चाहूं तो क्लास 11th में अगर आप एक चैप्टर पढ़ोगे गैसीय अवस्था, तो गैसीय अवस्था में इस बात को बताया गया है कि अगर आपके पास दो पदार्थ हैं ए और पदार्थ दूसरा है आपके पास बी, और इन दोनों पदार्थों के अगर मूल प्रभाजों को आप निकालते हो तो दोनों पदार्थों के मूल प्रभाज को आपस में जोड़ने पर उसका योगफल आता है ए। तो आप इसको यहां पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 आपको नहीं पता है किस प्रकार से आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम उसको प्रूफ करके आपको दिखा देंगे कि अगर किसी विलयन को बनाते समय, किसी मिश्रण को बनाते समय अगर आपने ए और बी नाम के दो अवयवों को यूज किया है तो दोनों अवयवों के मूल प्रभाजों का योगफल जब भी आप करते हो 1 उसका आंसर आता है। अगर आपने विलयन या मिश्रण को बनाते समय 3 पदार्थों को यूज किया होता तो उन तीनों पदार्थों के आंशिक दाबों का योगफल भी उन तीनों पदार्थों के मूल प्रभाजों का योगफल भी 1 आता, क्योंकि मैंने दो पदार्थ यूज किए, मैंने दोनों पदार्थों के मूल प्रभाजों का योगफल 1 रखा है। अगर मैं इससे यहां से एक की वैल्यू निकालता हूं एक्स ए की वैल्यू, तो एक्स ए की वैल्यू क्या मिलती है हमको मिलती है 1 माइनस एक्स बी, क्योंकि ये प्लस में है, अगर आप उसको उधर भेजते हो ये कहां में जाने वाला है माइनस में। अब मुझे एक्स ए की वैल्यू पता चल रही है, अगर मैं एक्स ए की वैल्यू यहां रख दूं तो मैं एक इक्वेशन और बना सकता हूं। कैसे बना सकता है इक्वेशन, मैंने लिखा पी ए पी नॉट ए और मैं एक्स ए की जगह पर लिखने वाला हूं 1 माइनस एक्स बी। अगर मैंने एक्स ए की जगह पे 1 माइनस एक्स बी को लिख रखा है, आगे मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अगर आप इसको नोट कर चुके हो तो मैं इसको हटा देता हूं थोड़ा सा, आगे इसको हल करते हैं। पी ए इज इक्वल टू, आप इसका अगर मल्टीप्लाई करवाओगे तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी।
आगे मैं चलता हूं, आगे क्या लिखा हुआ है, पी नॉट बी एक्स बी। अगर थोड़ा सा इन चीजों में से ध्यान देने की कोशिश भी करें हम लोग, तो मैं क्या देखता हूं इन दोनों में से कि पी नॉट ए सॉरी पी ए इज इक्वल टू, मैं अगर इन दोनों अवयवों पर देखता हूं तो मुझे एक्स ए बी एक्स बी दोनों में कॉमन मिलता है। मैं एक्स बी को अगर कॉमन ले लेता हूं, मैंने एक्स बी को कॉमन लिया, तो मैंने जब इस पे एक्स बी को कॉमन लिया है, यहां बचा है पी नॉट बी। मैंने जब यहां से एक्स बी को कॉमन किया तो यहां बचा है पी नॉट ए। तो फिर से यहां से एक्स बी को कॉमन किया, पी नॉट बी। यहां से जब मैंने एक्स बी को हटाया, पी नॉट ए बचा, और लास्ट में बचता है पी नॉट ए। तो राउल्ट के नियम को आप दूसरी तरह से इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे? पी ए इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी ए एक्स बी प्लस पी नॉट ए। तो इस प्रकार से हम राउल्ट के नियम को पढ़ चुके हैं। वैसे जनरल फॉर्मूले पर ज्यादातर बेस्ड इसी पर फॉर्मूला आएगा, लेकिन आप इस फॉर्मूले को ग्राफ खींचने के लिए यूज में ला सकते हो। अगर मैं इस फॉर्मूले को ग्राफ में खींचने के लिए यूज में लाऊं तो मैं चेक करता हूं इस बात को कि ये किस फॉर्मूले से मैच करता है। तो ये मेरे लिए एक फॉर्मूले से मैच करता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। पी ए y अक्ष पर निरूपित होता है, एक्स बी एक्स अक्ष पे निरूपित होता है। अगर मैं इस चीज को चेक करूं तो ये फॉर्मूले से मैच करता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो कि रेखा का समीकरण है। तो मैं क्या देखता हूं, अगर मैं दाब के बीच में, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई है, पी की ए की जगह पर आप ए यहां से हटा दें, क्योंकि यहां ए था नहीं, इस ए को हटा देते हैं। तो मैं क्या देखता हूं, कुल दाब और बी के मोल प्रभाज के मध्य अगर ग्राफ खींचा जाए तो ये ग्राफ एक सरल रेखा का आता है। तो अभी मुझे राउल्ट के नियम पर, इस नियम पर अभी ग्राफ का भी अध्ययन करना है, लेकिन अब ग्राफ का नियम हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो आप इस बात को ध्यान रख लीजिए। हाँ, इस बात को जरूर याद रखिएगा, यहाँ जो ए था उसको आप मिटा लें इसको, क्योंकि पी ये गलती से लिख गया था पी ए, तो आप इस पी को यहाँ पर पी ही लिखा रखें, पी ए ना लिखें। बाकी आपका पूरा क्लियर है, आप इसको स्क्रीनशॉट करके नोट भी कर सकते हैं। तो जो राउल्ट के नियम का जो ग्राफ बचता है, इस ग्राफ को कैसे तैयार किया जाए इसको पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पर। धन्यवाद।